ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोबारा लास्ट क्लास के अंदर बेटा हम लोगों ने जो अपना रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लिया। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करने को दिया, वो आप लोगों ने कल करके मुझे बताना है। जिस स्टूडेंट से मैं पूछूंगा कल वो मुझे बताएगा। हो सकता है मैं आपसे कहूँ कि आप अपनी वीडियो ऑन करके मुझे रजिस्टर पे दिखाएं किया हुआ, तो कोशिश करनी है सब बंदे अपना अपना क्वेश्चन खुद सॉल्व करें, ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सके। अदरवाइज बेटा ये आप लोगों के लिए हमेशा कंफ्यूज करेगा। ओके जी बेटा, स्टार्ट करते हैं। फिर आज हम अपना कुछ कॉस्ट से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे आज, कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड। और उसके बाद फिर मैं अपने आप लोगों को जो सेकंड असाइनमेंट दी थी, जिसमें मैंने आपको लाइफो फाइफो मेथड करने को दिए थे, कॉस्ट ऑफ गुड सोर्स स्टेटमेंट मैंने आपको बनाने को दी थी, वो मैं आप कैसे बनेंगी, कैसे बनी थी, वो मैं आप लोगों को अब सिखाऊंगा। यहाँ पे आप लोगों ने की तो थी, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही थी ये कैसे पास करनी है, कैसे करनी है। तो आज का जो लेक्चर होगा ये सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस होगा। मैं अभी सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा कि ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट है क्या। उसके बाद फिर मैं आपको स्टेटमेंट की तरफ लेके जाऊंगा नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट डज मीन बाय कॉस्ट अकाउंटिंग। बेटा, कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली क्या होती है? अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें तो उसने यहाँ पे लिखा हुआ है, इट्स एन एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बेटा एक एक्सपेंडेड फॉर्म होती है जो कि मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है रिगार्डिंग द प्रोडक्शन एंड सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट। देखिए फॉर एग्जांपल आपका एक यूनिट है, आप चाहते हैं कि मैं एक चीज प्रोड्यूस कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं बोर्ड मार्कर प्रोड्यूस कर रहा हूँ। अब कॉस्ट अकाउंटिंग आपको हेल्प आउट करेगी उसकी कॉस्टिंग करने में, कि जिस प्रोडक्ट को बनाने पे कितना आपका कॉस्ट आएगा और इसकी आपकी सेल प्राइस क्या होनी चाहिए, इसको आपने कितनी प्राइस के ऊपर सेल करना है। लाइक दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन कुड बी प्रोवाइडेड बाय द कॉस्ट अकाउंटिंग। इस किस्म की इंफॉर्मेशन जो है ये कॉस्ट अकाउंटिंग आपको प्रोवाइड करेगी। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, वन बाय वन ही आपके सामने लिखा भी हुआ। आपको मैंने ये जो नोट्स है ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किए हुए हैं, तो आप लोगों ने ये अपने पास भी रख लेने नोट्स, इसमें से आप पढ़ भी सकते हैं बाद में। अब यहाँ पे अगर ऑब्जेक्टिव देखें तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ये देखें, पर यूनिट कॉस्ट को कैलकुलेट करना, जो मैंने अभी हाईलाइट किया। द मेन पर्पज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू कैलकुलेट द पर यूनिट कॉस्ट। वही वाली बात जो मैं कहता हूँ, अगर आप बोर्ड मार्कर बना रहे हैं तो मैंने ये कैलकुलेट करना है इस बोर्ड मार्कर की पर यूनिट कॉस्ट मुझे कितनी पड़ी है। देखें उसमें बेटा मुख्तलिफ चीजें यूज हो रही है, इसमें मटेरियल यूज हो रहा है, उसमें लेबर यूज हो रही है, उसमें कंपनी के ओवरहेड्स यूज हो रहे हैं। मटेरियल मीन उसमें प्लास्टिक यूज होता है, उसमें इंक यूज होती है, ये आपका मटेरियल है। लेबर मीन जो लेबर उसको बना रही है, उस लेबर वो लेबर जो है उसके ऊपर उसकी कॉस्ट आ रही है, उसकी सैलरीज आप पे कर रहे हैं, ये सारा कुछ उसके ऊपर पे कर रहे हैं, वेजेस उसको पे कर रहे हैं, ये उसकी लेबर कॉस्ट भी आ रही है। ओवरहेड्स क्या है कि जहां पे वो बन रही है उस पर बिजली का बिल भी आ रहे हैं, कंपनी के एक्सपेंसेस भी हैं, जो बाहर बंदा खड़ा है उसके भी एक्सपेंसेस हैं। तो वो सारा कुछ डाल के आपने उसे एक प्रोडक्ट के ऊपर डालना है, फिर बताना है कि मुझे प्रोडक्ट पर यूनिट कितने की पड़ रही है। जब आपको पर यूनिट कॉस्ट का पता चल गया, देन यू विल डिसाइड द सेल प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट। उसके बाद आप उसकी सेल प्राइस निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको उसकी पर यूनिट कॉस्ट का ही पता नहीं होगा तो आप कभी भी उसकी सेल प्राइस कैलकुलेट नहीं कर सकते, प्रॉपर सेल प्राइस कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो आप ये समझ लें कि द मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आपने पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। इसके यूजेस क्या है बेटा, ये देखिए आगे, यूजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ये बेसिकली इसका जो बेटा मेन पर्पस होता है वो यही होता है कि आपने इसका बेटा जो मेन पर्पस होता है वो यही होता है कि आपने एक तो पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, दूसरा ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प आउट करती है कि मैनेजमेंट के सामने जब डाटा जाता है तो उनको पता चलता है कि यार हमारी पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज हो रही है, पहले हमारी कॉस्ट इतनी आती थी अब हमारी कॉस्ट इतनी आ रही है। तो लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ये जो चीजें आपके सामने आएंगी ये आपको हेल्प आउट करेंगी इस कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद से। उनको डिसीजन लेने में आसानी होगी कि हमने कैसे डिसीजन लेने हैं। ओके, अब ये देखिए बेटा इसके 4 या 5 उसने यूजेस लिखे हुए हैं। अगर आप इसको देखिए, इट्स अ वेरी सिंपल वन, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। नंबर 1, डिटरमिन द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ सेल। कि प्रोडक्शन से लेके सेल तक हमारी कितनी कॉस्ट आएगी, ये बेटा कैलकुलेट करेगी आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग। जो हमने सीडीएस बनाई थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट, जो मैंने आपको बनाने के लिए दी थी, वो बेसिकली यही थी। उसके अंदर अगर आपको याद हो तो आपने, अब शायद आपको याद है कि नहीं याद, उसमें आपने 4 से 5 चीजों को डील किया था। पहले मटेरियल आता था, फिर लेबर आती थी, फिर ओवरहेड्स आते थे, फिर वर्क इन प्रोसेस आता था, फिर फिनिश्ड गुड्स आती थी, और 5वें स्टेप के ऊपर जाके आपकी सीजीएस का आंसर निकलता था। जो भी आंसर आता था उसका, वो जो आंसर होता था वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी गुड्स को सेल करने तक की जो कॉस्ट है उसके अंदर सारी की सारी कैलकुलेट होकर आ रही थी। नंबर 2, इट डिटरमिन अप्रोप्रिएट सेलिंग प्राइस। ये आपको बेटा हेल्प आउट करेगी कि हमने सेलिंग प्राइस कितनी रखनी है। फॉर एग्जांपल अगर बोर्ड मार्कर मुझे 10 रुपए की पड़ रही है तो अब मैंने डिसाइड करना है
इसके ऊपर मैंने इसको सेल कितने का करना है, 12 का, 13 का, 14 का या 15 का। ये भी बेटा आपको हेल्प आउट करेगी कॉस्ट अकाउंटिंग। थर्ड वन, इट डिस्क्लोजेस द प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स, एरियाज एंड एक्टिविटी। डेफिनेटली बेटा जब आप किसी चीज की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि चीज आपको महंगी पड़ रही है या सस्ती पड़ रही है। तो आपको ये डिसाइड करने में आसानी होगी कि ये चीज मेरे लिए फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। इस तरह आजकल देखें, इस तरह हम कहते हैं कि बिजली बार बार बंद होती है, बिजली हमें महंगी खरीदनी पड़ती है, तो वो चीज जो पहले हमें 10 रुपए की पड़ रही थी, आज वो चीज हमें 30 रुपए की पड़ रही है। जब मार्केट में सेल करते हैं तो लोग महंगी खरीदते नहीं, तो मेरे लिए प्रॉफिटेबल नहीं रही। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कौन दे रहा है? आपको कॉस्टिंग दे रही है। तो आप कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, यार पहले बिजली मुझे 10 रुपए की पड़ती थी यूनिट, अब मुझे 40 रुपए का यूनिट पड़ रहा है, तो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज्यादा इंक्रीज कर गई है। अब अगर मैं सेलिंग प्राइस ये रखूंगा तो मुझे फायदा होगा, लेकिन जब मैं सेलिंग प्राइस वो रखता हूँ तो मार्केट में सेल नहीं होती, इससे मुझे लॉस हो रहा है। तो ये भी बेटा आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी प्रोडक्ट्स आपके लिए फेवरेबल है और कौन सी प्रोडक्ट्स आपके लिए फेवरेबल नहीं है। मैं आपको ये कैलकुलेट करना सिखाऊंगा अभी, जब हम नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे तो मैं आपको कॉस्ट कैलकुलेट करना भी सिखाऊंगा। ओके, नंबर 4, it is used to decide whether to manufacture or purchase for outside, कि हमें बनाना चाहिए चीजें या नहीं बनानी चाहिए, ये आप इससे डिसीजन लेंगे यहाँ पे। अगर तो वो चीज आपके लिए फेवरेबल है तो बनाना शुरू कर दें, अगर वो चीज आपके लिए फेवरेबल नहीं है, आपको लगता है कि कॉस्ट ज्यादा महंगी पड़ रही है, मेरा मेरा जो है वो, जिस तरह लोग अक्सर कहते हैं खर्चा बुरा नहीं होता, तो फिर आपको वो चीज नहीं बनानी चाहिए। ये भी डिसीजन लेने में आपको ये हेल्प आउट करेगा। एंड लास्ट वन बेटा, इट हेल्प्स इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बेटा कंट्रोल करने और प्लान करने में भी आपको हेल्प आउट करेगा। अगर आपको लगता है कि मेरी कॉस्ट ज्यादा हो रही है, तो फिर आप सोचेंगे कि मेरी कौन कौन सी जगह पे कॉस्ट ज्यादा आ रही है। हो सकता है कि आपकी वेस्टेज ज्यादा हो रही हो, जो बंदा मजदूर काम कर रहा है वो चीजों को खराब ज्यादा कर रहा हो, तो आपको ये भी हेल्प आउट होगा कि यार यहाँ पे कॉस्ट ज्यादा आ रही है। फिर आप उस सीडी को हिट करोगे, यार मैं जाकर चेक तो करूँ यहाँ पे कॉस्ट क्यों ज्यादा आ रही है, कि पहले अगर ये खर्चा 15 रुपए था तो अब ये खर्चा 40 रुपए क्यों हो गया। अब आप सोचोगे, अब वो 40 रुपए की आप रीजन ढूंढोगे, जब आप रीजन ढूंढोगे तो फिर आप डेफिनेटली बेटा उस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये आपको कंट्रोल करने में कॉस्ट को भी हेल्प आउट करेगी, आपको डिसीजन लेने में भी आपको हेल्प आउट करेगी। अंडरस्टैंड बेटा? ऑब्जेक्टिव समझ आ गए, यूजेस समझ आ गए कॉस्ट अकाउंटिंग के? यस सर। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इस चीज को बेटा मैंने आगे यूज करना है स्टेटमेंट्स के अंदर। तो आपने इन कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छी तरह समझना है। 3 बेटा मेन कंपोनेंट्स होते हैं, मटेरियल, लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स। मटेरियल, लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स, FOH बोलते हैं। ये 3 बेटा पॉइंट याद रखिएगा, एक होगा मटेरियल, एक होगा लेबर और एक होगा FOH। अच्छा, अब मटेरियल के आगे फर्दर 2 टाइप्स होंगी, एक डायरेक्ट मटेरियल होगा और एक इनडायरेक्ट मटेरियल होगा। इसी तरह लेबर की भी आगे 2 टाइप्स होंगी, एक डायरेक्ट लेबर होगी और एक इनडायरेक्ट लेबर होगी। FOH आपके सेम होंगे, कंबाइन होंगे, उसमें कोई टाइप्स नहीं है। फैक्ट्री ओवरहेड्स का मतलब होता है फैक्ट्री के जितने भी अखराजात हैं वो FOH में आ जाएंगे। वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि FOH के अंदर कौन कौन से एक्सपेंसेस को आप ऐड करेंगे। अच्छा, अब डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट या डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो यहाँ पे लिखा हुआ, और लिखा हुआ अदर प्रोडक्शन कॉस्ट, जिसमें डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट है, जो मैं भी आपको बता रहा था। अच्छा, डायरेक्ट कॉस्ट पहले समझिएगा क्या होता है बेटा। डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो डायरेक्टली आपकी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है, जिसके ऊपर डायरेक्ट आपकी कॉस्ट पड़ रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, अब जरा इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। मैं कहता हूँ कि मैंने लेबर कॉस्ट में से डायरेक्ट कॉस्ट निकालनी है। अभी मैं आप लोगों को लेक्चर दे रहा हूँ, इस लेक्चर को पढ़ाने के मुझे पैसे मिलेंगे, मैं लेबर हूं, आप मेरे से पढ़ रहे हैं। अब जो मुझे सैलरी मिलेगी इस लेक्चर की, वो आपके लिए, वो कंपनी के लिए डायरेक्ट कॉस्ट होगी। यानी वो डायरेक्ट कॉस्ट जो डायरेक्टली प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, वो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट है, चाहे वो लेबर हो चाहे वो मटेरियल हो। अब अगर आप बोर्ड मार्कर के एग्जांपल लें, तो बोर्ड मार्कर में जो प्लास्टिक इस्तेमाल हो रहा है, प्लास्टिक जो बनना है जिससे बोर्ड मार्कर बननी है, वो प्लास्टिक आपकी डायरेक्ट कॉस्ट है। लेकिन वो डायरेक्ट कौन सी है? मटीरियल कॉस्ट है डायरेक्ट। हर वो कॉस्ट जो डायरेक्टली प्रोडक्ट से रिलेटेड होगी वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी। अच्छा, मैं आप लोगों को लेक्चर दे रहा हूँ, मेरी सैलरी जो है वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, मैं लेबर हूँ। अच्छा, फिर आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि सर इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या होगी? इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट वो कॉस्ट होगी जो डायरेक्टली प्रोडक्ट से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन उसकी सैलरी भी कंपनी को पे करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, बाहर PM खड़ा है, मुझे एक असिस्टेंट मिला हुआ जो मेरे लिए काम करता है, एक क्लर्क बैठा काम कर रहा है, क्लर्क का आपके साथ डायरेक्टली कोई लिंक नहीं है, लेकिन उसके बगैर गुजारा भी नहीं है आपका, उसकी जरूरत भी है आपको, उसकी सैलरी भी आपकी उसमें ऐड होनी चाहिए। तो जितनी भी बेटा कॉस्ट जो डायरेक्टली प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं होगी, उनको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट कॉस्ट। सर मार्केटर्स जो होते हैं, जो सेल्समैन है, वो भी इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट है। वो भी इनडायरेक्ट, बिल्कुल।
ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें डायरेक्ट कॉस्ट इज द कॉस्ट दैट कैन बी ट्रेस्ड इन फुल ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज फॉर व्हिच द कॉस्ट इज बीइंग डिटरमाइंड। और ये वो कॉस्ट होती है जिसको आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैंने आपको ये लेक्चर पढ़ाया, मुझे इसका 2000 रुपया मिलना है। अब आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 30। अब सुनिएगा जरा, अब आप कहते हैं यार पर यूनिट कॉस्ट निकालो, पर स्टूडेंट कितने पैसे पड़े यूनिवर्सिटी को, तो हम क्या करेंगे, इस 2000 को 30 स्टूडेंट के ऊपर डिवाइड कर देंगे। 2000 मुझे लेक्चर का मिलना है आज का, 30 स्टूडेंट मेरे से पढ़ रहे हैं, तो मैंने 2000 को 30 पे डिवाइड किया तो पर स्टूडेंट कॉस्ट निकल आएगी कि यूनिवर्सिटी को पर स्टूडेंट कितने का पड़ रहा है पर डे के हिसाब से। तो डायरेक्ट कॉस्ट वो होती है जिसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। हमें पता है कि एक बोर्ड मार्कर है, फॉर एग्जांपल मैं, अब गौर कीजिएगा, फॉर एग्जांपल मैं एक बोर्ड मैं प्लास्टिक मंगवाता हूँ 10,000 का, उस 10,000 के प्लास्टिक से कुछ 100 बोर्ड मार्कर बनता है, तो क्या आप यहाँ से पर यूनिट कॉस्ट नहीं निकाल सकते प्लास्टिक की? कि 10,000 का आपने प्लास्टिक मंगाया और उस 10,000 के प्लास्टिक में से आपने 1000 मार्कर बनाए, तो 1000 को 10,000 पर तकसीम कर दें, 10 रुपए पर यूनिट आपकी कॉस्ट आ जाएगी। तो डायरेक्ट कॉस्ट बेटा वो कॉस्ट होती है जिनको आप डायरेक्टली और इजीली कैलकुलेट भी कर सकते हैं पर यूनिट के हिसाब से। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूँ, अब सिर्फ ये लिखा हुआ नीचे समझें। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि हर वो मटेरियल जो डायरेक्टली प्रोडक्ट के साथ अटैच होगा वो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होगा। जैसे मैंने प्लास्टिक की एग्जांपल दी तो वो आपका डायरेक्ट मटेरियल है। अगर आप कोई डाइस की एग्जांपल ले लें तो उसमें जो लकड़ी है वो आपका डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए आगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आ गई। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो फॉर एग्जांपल अगर आप बात करते हैं डाइस की, तो डाइस को जो बनाएगा, जो पर्सन बनाएगा डाइस को, उसकी आपने वेजेस देनी, उसकी आपने उजरत देनी है। वो जो उजरत होगी वो आपकी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी। आवाज आ रही मेरी बेटा आप लोगों को?